और अभी पिछले 4 से लेकर अब तक देश में किसानों ने अगर सुसाइड किया तो उसकी वजह ईवीएम। बिल्कुल 4 के पहले किसान या शायद देश दुनिया में लोग आत्महत्या करते होंगे, मगर ईवीएम आने के बाद इतने बड़े पैमाने पर किसानों ने आत्महत्या की, क्योंकि उनके इशू एक ज़माना था, एक समय था कि कांग्रेस किसानों के भरोसे पर चुनाव लड़ती थी, जीतती थी, और वो लड़कर जीतने के लिए किसानों से संबंधित चुनाव निशान, बैलजोड़ी का निशान जो है वो जवाहरलाल नेहरू ने रखा। क्या होगा, पहले बैलजोड़ी सी थी, फिर गाय आ गई। मतलब वो किसानों से ही सब इस पे करें या बंद करें? नहीं लेने दीजिए, हम कोई बात कर नहीं रहे। कुछ नहीं, ये जो बात मैं बोल चुका हूँ पहले वही बात मैं यहाँ बोल रहा हूँ। तो इनके किसानों के भरोसे पर साला कांग्रेस चल रहे ਹੁਣ ਵੀ ਖੁੱਬ ਕੇ ਥੋੜੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। तो अभी जो सिचुएशन है, अभी ये 48 को जब जवाहरलाल नेहरू ने बजट बनाया 248 करोड़ का, क्या हाल है? अभी 35 लाख करोड़ का है। तो ये 35 लाख करोड़ आपको क्या आपको आंकड़ा दूसरे को समझ में नहीं आता आंकड़ा 35 लाख करोड़ क्या होता है। ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट की बात बोल रहा हूँ। स्टेट गवर्नमेंट का बजट अलग होता है, कारपोरेशन का बजट अलग होता है, महानगर निगम जो बड़ी बड़ी जो बॉम्बे की जो कारपोरेशन है 42,000 करोड़ रुपए उसका बजट है। नागालैंड का बजट नहीं है, मिजोरम का बजट नहीं है, 2-4 स्टेट का मिलाकर नहीं है, इतना बॉम्बे का कारपोरेशन का बजट है। एजीपीसी से 12-13,000 करोड़ हो जाता। हाँ, एजीपीजी का इतना। तो हाँ, तो मैं मतलब ये एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ कि उस समय सबसे बड़ा अधिकारी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हुआ करता था और कलेक्ट करता था रेवनी, इसलिए कलेक्टर शब्द जो आया है वो रेवनी कलेक्ट करता था। तो 80% रेवनी किसानों से आता था। अभी किसानों से जो रेवन्यू आता है वो 20% है, 80% जो है कारपोरेट टैक्स आता है, इनकम टैक्स आता है, प्रोडक्शन टैक्स, सेल टैक्स आता है। अभी किसानों के भरोसे पर सरकार नहीं रही है। हालात जो बदलते हैं, हालात जो परिस्थितियां बदल गई है, ये समझना बहुत जरूरी है कि देश के हालात, ये 80% जो देश का इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ वो किसान और मजदूर का शोषण करके हुआ। वो कैसे? आपके पंजाब और हरियाणा से भारत सरकार एमएसपी पर खरीदारी करती है 1865 का रेट, सारे देश भर में तो 800-900। ये सिर्फ पंजाब हरियाणा की है बस। पंजाब हरियाणा छोड़कर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का थोड़ा हिस्सा, राजस्थान का थोड़ा हिस्सा छोड़ करके सारे देश भर में 94% किसान का गेहूं 800 रुपए में, 900 रुपए में, बहुत ज्यादा हुआ 1100 रुपए, इससे ज्यादा नहीं। और ये केवल गेहूं नहीं, जितनी भी फसलें होती है वो सारी फसलें 50% में ही खरीदते हैं। और किसान की मजबूरी ये होती है कि वो खेती करने के लिए कर्जा लेता है और फसल खेती से ही डायरेक्ट मार्केट में लेके जाता है, घर में भी नहीं ला नहीं सकता, क्योंकि जितना समय बढ़ेगा उतना टैक्स बढ़ता है उसका। तो डायरेक्ट खेती से किसान का बेटा, इसलिए मैं खुद भी जानता हूँ इस चीज। और वो जो सामान बेचता है उसका कैश भी नहीं मिलता, उसको कागज पर लिख के आपको महीने भरे में 2 महीने में पर्ची मिलेगा, मिलता है, मगर वो ऐसे जो रेट है। तो अब परिस्थिति इन लोगों के मजदूर, जब किसान को ही पैसा कम मिलेगा तो मजदूरों को उसी हिसाब से नीचे मिलेगा ना। किसान के पास ही पैसा नहीं आएगा तो मजदूर के पास कहां से आएगा? किसान के पास जैसा आएगा 50% आएगा, उसी अनुपात में मजदूर के पास आएगा। तो किसान और मजदूर के शोषण पर भारत का इंडस्ट्रियलाइजेशन डेवलप किया। वो इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्राह्मण बनिया लोगों के कंट्रोल, 2 कम्युनिटी, इसको
डेवलप किया गांधी और नेहरू ने। जवाहरलाल ये जो ज्योतिराव फुले है वो कहा करते थे किसानों को कि तुम्हारे दो दुश्मन हैं, एक शेठजी है एक भटजी। भटजी यानी ब्राह्मण, शेठजी यानी बनिया। आपकी पंजाबी में क्या बोलते हैं? बढ़िया। ये दो लोग तुम्हारे दुश्मन है। दो में से एक को गुमराह करके महात्मा बनाया गांधी को, और दूसरे को प्रधानमंत्री। और दोनों उस समय जो 15 अगस्त से सर पर बैठे हुए हैं, और तब से उनके दिन जो है वो खराब होते रहे, तब से अब तक ये हालात में कोई परिवर्तन नहीं। 94% किसान को किसी प्रकार का कोई बेनिफिट नहीं मिला। ऑन रिकॉर्ड है तो सब सारी रिकॉर्डेड बात है। तो ये जो परिस्थितियां बदल गई है, इस बदले हुए परिस्थिति को ध्यान में रखकर काम करने की जरूरत है। बहुत सीरियस और बहुत गंभीर बात क्या है कि जो एक नेशनल लेवल की पार्टी ब्राह्मणों की थी, आज 5 नेशनल लेवल की पार्टियां ब्राह्मणों की। ये बदलाव की जानकारी कोई मीडिया वाला लोगों को दे नहीं। कांग्रेस ब्राह्मणों की, बीजेपी ब्राह्मणों की, कम्युनिस्ट ब्राह्मणों के, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट ब्राह्मणों को, तृणमूल कांग्रेस ब्राह्मणों का। ये 5 नेशनल लेवल की पार्टियां हो गई। और तो बीएसपी भी कैसा है? बीएसपी को तो लेटर दिया ना चुनाव आयोग का कि हम नेशनल पार्टी का आपका परसेंटेज घट गया। और तो उनको पापड़ ही कैसा है? नहीं, आपको अखबार में खबर तो आई होगी हाँ। कि लेटर दिया हुआ है। जी। तो लेटर देने के पीछे मकसद ये है कि अगर आप 2 बयान ईवीएम के विरोध में दोगे तो आपका नेशनल पार्टी का स्टेटस जो है इमीडिएट लेटर इशू हो जाएगा, खत्म कर देगा। इससे करके सारी सीटें ने खड़े कर दिया, परसेंटेज तो बढ़ूंगी। 2 पार्टियां हैं, एक शरद पवार की पार्टी, एक नेशनल पार्टी, एक मायावती। ये दोनों के दोनों लोग ईवीएम के विरोध में बोलते नहीं। तो कभी इनका भी सर्टिफिकेट, चुनाव आयोग को केवल एक लेटर देना है कि आपकी नेशनल पार्टी का स्टेटस खत्म हो गया। उनकी मर्जी पर है ये इसलिए कह रहा हूं 5 ही है। रियल सेंस में 5 ही नेशनल पार्टी है, और वो सारी पार्टियां ब्राह्मणों की है। ये डेवलपमेंट भी किसी को पता नहीं, क्योंकि मीडिया बताता नहीं। तो मैं बताता हूँ, मेरे ऊपर बैन लगा हुआ है, मेरी कोई खबर कहीं पर नहीं आती है। तो अभी सोशल मीडिया की वजह से जा रही है। तो ये बदलना होगा, ये परिस्थिति कम से कम लोगों तक, लोगों को जानकारी पहुंचाना होगा। ओके, एक मिनट सबके सामने कह दूँ, एक मिनट सारे साथी देखो, मेशराम साहब का सारी जिंदगी संघर्ष चला गई। कांशीराम साहब तो बाद ही किसी ने मिशन सांभिया होया देश दे ना। ਆਪਾਂ सारे बैठे आप आधे मिनट गल कर। कांशीराम जी के समय की बात है, जब उन्होंने बहुजन समाज पार्टी बनाई तो 13 स्टेट में 140 जिलों में वामसेप। आज के तारीख में वामसेप जो है वो 31 राज्यों में 562 जिलों में 3,500 तहसीलों में 22,000 ब्लॉक में 1.5 लाख गाँव में 2 बार भारत बंद कर चुका हूँ। थिएटर कैंप का प्रोग्राम जो है तमाम देश के बैकवर्ड क्लासेस के लोगों ने भारत के इतिहास में भारत बंद किया हो, कोई रिकॉर्ड नहीं। तो मुंडे ना गल करनी थी। चलो चलते चलते बात करते हैं। एक मिनट